गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो हम इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसके डेफिनेशंस को। अस्थमा इज ए क्रॉनिक लंग्स डिजीज दैट इन्फ्लेम्स एंड नैरो द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसको क्या कहते हैं? डिस्निया। तो अस्थमा एक क्रॉनिक लंग्स डिजीज है। इसमें जो हमारे एयरवेज हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाते हैं। और जब इन्फ्लामेशन होगा एंड नैरो होंगे तो विजिंग साउंड आएगा और सांस लेने में दिक्कत होती है। और इस टर्म को, ब्रीथिंग एंड डिफ़िकल्टी को क्या कहते हैं? डिस्निया मेडिकल टर्म में बोलते हैं। आइए हम इसके दूसरे डिफिनेशंस को डील करते हैं कि अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवेज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्टिंग इन नैरोइंग ऑफ एयरवे ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टिंग thickening of wall of bronchi and accumulation of mucus, dyspnea and wheezing। तो अस्थमा क्या हुआ होता है? अस्थमा एक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है जो हमारे एयरवेज में होता है। और ये होता कैसे है? किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण जो हमारी एयरवेज हैं उसमें ये होता है, जिससे क्या होता है, जो ब्रोंकाई की वॉल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं और म्यूकस का अक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब वहाँ पे म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या होगा? डिस्निया होगा, विजिंग साउंड आएगा। डिस्निया मतलब पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, विजिंग साउंड आएगा। जब म्यूकस का अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो जैसे जब बच्चों में देखा होगा कि जब उनमें म्यूकस होता है तो जब वो सांस लेते हैं तो घरघराहट की आवाज़ आती है, वैसे ही अगर ब्रोंकियल अस्थमा किसी भी पेशेंट को है तो ऐसी विजिंग साउंड आएगा। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? तो अस्थमा का कॉज जो है अननोन है, इसका कोई कॉज नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ये अस्थमा कॉज हो सकता है। ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अस्थमा के लिए। तो पहला क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में पहला क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, मोस्टली कोल्ड एयर। अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हुआ है, हम किसी गर्म जगह पे हैं और ठंडी जगह पे पहुंच गए हैं, तो टेम्परेचर चेंज होने, मोस्टली कोल्ड एयर में हमसे कोई अस्थमा हो सकता है। चेंज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी चेंज हुई है उसकी वजह से भी हो सकता है। जैसे जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं तो वो एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी हमारे होता है, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे पहुंच के फिर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो अगर ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा क्या है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट। इसमें हम क्या कहते हैं? पहला होगा सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, एलर्जन एंड इनहेलेशन। अगर कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है। इंडस्ट्रियल स्मोक की हो सकता है। इस इंडस्ट्रियल स्मोक जैसे धुआं निकल रहा है, जैसे किसी भी चिमनी के द्वारा, या बहुत ज़्यादा कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वर्क है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है। एलर्जन इनहेलेशन, जैसे किसी भी चीज़ से हमको मान लीजिए एलर्जी है और वो हम इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा क्या है? ड्यू टू स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट, स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है। चौथा है मेडिकेशंस, NSAIDs। मेडिकेशन जैसे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का अगर कर रहे हैं हम, उसकी वजह से हो सकता है। अब आइए इसके रिस्क फैक्टर्स को डील करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फैमिली हिस्ट्री। अगर मान लीजिए अस्थमा किसी की फैमिली में है, उसके मदर या फादर्स को है, तो भी अस्थमा होने के चांसेस होते हैं। पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या होता है? एक जैसे हम खुद से सिगरेट पी रहे हैं तो होता है एक्टिव स्मोकिंग। अगर मान लीजिए कोई और स्मोक कर रहा है और हम उसके संपर्क में बराबर से आ रहे हैं तो वो होता है पैसिव स्मोकिंग। तो अगर मान लीजिए हम कंटिन्यू लंबे समय तक किसी ऐसे स्मोकर के उसमें आ रहे हैं कांटेक्ट में, तो भी ये हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। रेगुलर यूज ऑफ NSAIDs, अगर मान लीजिए नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का हम रेगुलर यूज करें, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब आइए हम डील करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को। तो पहला क्या है? डिस्निया, मतलब जो पेशेंट्स है अस्थमा का उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, वो सांस नहीं ले पाएगा, इस टर्म को बोलते हैं डिस्निया। चेस्ट टाइटनेस
और पेशेंट को चेस्ट पेन भी होगा। चेस्ट टाइटनेस क्यों होगा? क्योंकि उसकी एयरवेज में म्यूकस का अक्यूमुलेशन हो गया है, तो उसको चेस्ट टाइटनेस फील होगा। और चेस्ट पेन क्यों होगा? क्योंकि वो ब्रीथिंग अगर अक्यूमुलेशन है तो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, इसकी वजह से उसको चेस्ट पेन होगा। कफिंग होगी उसको रात में, और मॉर्निंग में उसको कफिंग होगी। विजिंग एंड ब्रोंकाई साउंड आएगी। विजिंग साउंड वही म्यूकस अक्यूमुलेशन है, तो अगर पेशेंट सांस ले रहा है तो एक आवाज़ आती है, उसको विजिंग साउंड कहते हैं। और ब्रोंकियल साउंड आएगी। आइए अब हम डील करते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को, कि हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अस्थमा है। तो उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, पहले प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, उसका एज क्या है, नेम, ये सब हिस्ट्री कलेक्शन में लेंगे। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन मान लीजिए पेशेंट को अस्थमा है तो हम उसके मेनली जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम्स को असेस करेंगे, और स्किन को असेस करेंगे कि ब्लूइश तो नहीं है, उसको ऑक्सीजन लेवल की कमी तो नहीं है। स्पायरोमेट्री, ये क्या होता है कि इसके द्वारा हम जो पल्मोनरी फंक्शन है उसको असेस करते हैं स्पायरोमेट्री के द्वारा, तो हम ये करेंगे। और चेस्ट एक्सरे करेंगे। अब आइए डील करते हैं इसके मैनेजमेंट को, कि अस्थमा का मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट पहले डील करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है उसको हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, जो एयरवेज होता है, मतलब ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स होती है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, उसको ये रिलैक्स करने का वर्क करती है, उसको वाइड करती है। जैसे म्यूकस अक्यूमुलेशन है, इन्फ्लामेशन की वजह से वो थिक हो जाती है, तो उसको वाइड करने का ये ब्रोंकोडायलेटर्स वर्क करता है। इसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल देंगे, फॉर्मोटेरॉल देंगे, एंड एल्ब्यूटेरॉल प्रोवाइड करेंगे। और दूसरा क्या है, ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स। इसमें भी हम मेनली जो ब्रोंकियल मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने का वर्क करती है, स्मूथ मसल्स को, ये ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स। और इसमें हम क्या मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल थियोफिलिन, डेरिफिलिन एंड एमिनोफिलिन प्रोवाइड करेंगे। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हम क्या होता है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है। इससे पेशेंट को इन्फ्लामेशन होगा या किसी एलर्जी है, पेशेंट को एलर्जी की वजह से हो रहा है, तो इसके द्वारा हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। इसमें चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या देंगे, बीटामेथाजोन एंड प्रेडनिसोलोन। और ये हम ऐसे खुद से नहीं दे सकते हैं, ये डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स, ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग्स है, ये हम ऐसे नहीं, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है तो उसको हम खुद से नहीं प्रोवाइड कर सकते, हम डॉक्टर्स जो है उसके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोवाइड ड्रग्स एज प्रिस्क्राइब्ड। जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की है ड्रग्स, जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स या ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की उसको हम प्रोवाइड करेंगे एज ए नर्स। और नेबुलाइज द पेशेंट विथ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। पेशेंट को नेबुलाइजेशन करेंगे, और इसके साथ में जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है इसके साथ में पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे। एलिवेटेड हेड ऑफ बेड, चेंज पोजीशन रेगुलरली। पेशेंट के हेड को एलिवेट करके रखेंगे और उसके पोजीशन को रेगुलरली चेंज करेंगे। उसके हेड को एलिवेट क्यों करेंगे, क्योंकि उसको डिस्निया हो रही है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो उसको हेड को थोड़ा ऊपर उठा के रखेंगे ताकि उसको प्रॉब्लम ना हो। और इसमें प्रोवाइड फॉलोअर्स या सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, रिलीव डिस्निया से मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उससे हम पेशेंट को रिलीव करने के लिए फॉलोअर्स या सेमी फॉलोअर्स पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। और अगला क्या है, टीच द टेक्निक टू यूज इनहेलर्स एंड टाइम व्हेन दे आर यूज टू डिक्रीज सिम्टम्स। पेशेंट को हम इनहेलर्स के यूज करने के टाइम्स को एंड उसके टेक्निक को हम पेशेंट को इसके बारे में टीच करेंगे, ताकि जो उसके सिम्टम्स हैं उसको डिक्रीज कर सकें। जैसे हाउ टू फोल्ड, कैसे उसको फोल्ड करना है, कैसे इनहेलर्स को क्लीन करना है, इसके बारे में हम उसको बताएंगे। और अगला क्या है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, मॉनिटर रिस्पिरेटरी एंड ऑक्सीजनेशन स्टेटस टू डिटरमाइन द इंटरवेंशन एंड इम्प्रूवमेंट। उसके रिस्पिरेटरी एंड ऑक्सीजनेशन स्टेटस को हम मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें या डिटरमाइन कर सकें कि उसमें पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है।
इसके लिए हम उसके ऑक्सीजन लेवल को एंड रिस्पिरेटरी स्टेटस को हम मॉनिटर करते रहेंगे। स्टे विथ पेशेंट टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड रिड्यूस फियर। पेशेंट को हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे और उसके फियर को रिड्यूस करेंगे ताकि पेशेंट को हम उसको हेल्थ को हम प्रमोट कर सकें। जैसे उसको एंजाइटी हो रही है, अगर ज़्यादा एंजाइटी होगी तो पेशेंट अगर एंजाइटी से मुक्त रहेगा तो वो जल्दी रिकवर होगा। अगला क्या है, रेगुलर मॉनिटर द रिस्पिरेटरी रेट एंड पल्स। पेशेंट के रिस्पिरेटरी रेट को रेगुलर हम मॉनिटर करेंगे और उसके पल्स को भी मॉनिटर करेंगे। टीच द पेशेंट टू आइडेंटिफाई एंड अवॉइड पर्सनल ट्रिगर्स फॉर अस्थमा। पेशेंट को हम आइडेंटिफाई नेक्स्ट क्या है, टीच द पेशेंट टू आइडेंटिफाई दी एंड अवॉइड पर्सनल ट्रिगर्स फॉर अस्थमा। पेशेंट को हम टीच करेंगे कि वो जैसे जो पर्सनल ट्रिगर्स के जिसके थ्रू अस्थमा हो रहा है उसको वो अवॉइड कर सके, इसके बारे में उसको हम टीच करेंगे। ऑब्टेन दी हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशंस बिफोर एडमिनिस्टर मेडिकेशंस। जो उसकी एलर्जिक रिएक्शंस है जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो रही है, तो मेडिकेशंस को एडमिनिस्टर्स करने से पहले हम एलर्जिक रिएक्शंस जो हो रहा है उसकी मेडिसिन हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एडमिनिस्टर IV फ्लूइड इफ दी पेशेंट इज डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, मतलब उसमें फ्लूइड की कमी है, तो उसको हम IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। और नेक्स्ट आइए हम डील करते हैं हेल्थ एजुकेशंस के बारे में। तो हेल्थ एजुकेशन हम 5 वेज के थ्रू डील करेंगे। पहला क्या है, पहले से क्या होगा, अवॉइड एलर्जेंस। पेशेंट को जिस चीज़ से भी एलर्जी है उसको वो अवॉइड करे। अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। अभी हमने पढ़ा था कि कोल्ड वेदर की वजह से हो सकता है अस्थमा, तो पेशेंट को बताएंगे कि वो कोल्ड वेदर को अवॉइड करे। अवॉइड माउथ ब्रीथिंग। पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे कि वो माउथ ब्रीथिंग को अवॉइड करे। और चौथा क्या है, अवॉइड कॉन्टेक्ट विथ वायरल इन्फेक्शन पीपल। जो वायरल इन्फेक्शन पीपल है उसके कांटेक्ट को हम अवॉइड करेंगे कि वो किसी और व्यक्ति के संपर्क में ना आए। उससे हम बोलेंगे कि वो मास्क वियर करके रखे ताकि किसी और को ये इन्फेक्शन ना हो। अवॉइड स्मोकिंग। इसमें हम एक्टिव एंड पैसिव दोनों स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे, ना खुद से स्मोक करेंगे और ना किसी स्मोक करने वाले के संपर्क में आएंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे, रिस्पिरेटरी फेलियर्स होगा, एटलैक्टेसिस होगा। एटलैक्टेसिस का क्या मतलब होता है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। निमोनिया होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा। थैंक यू।